एक सीधा टकराव, यानी कि अगर अमेरिका के साथ जंग होती है तो सीधा टकराव हो रहा होगा, मगर दूसरी तरफ से जो तमाम सशस्त्र समूह हैं जिसे वेस्ट आतंकवादी गुट बताता है, कहीं ना कहीं ये सशस्त्र समूह ईरान की मदद करेंगे। आगे ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसकी पुरानी पड़ चुकी है, वायुसेना और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक उसकी सीमित पहुंच की कमी की भरपाई करता है। ईरान पर एक लंबे अरसे तक आर्थिक प्रतिबंध हैं, लिहाजा हाँ उसके जो मिसाइल्स हैं उसका कोई स्थान ही नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास है जिसके सामने अमेरिका और इजराइल थर थर कांपते हैं, और लिहाजा वो अपने कार्यक्रमों में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सेना के अंदर जो कमजोरी है ये मिसाइल प्रोग्राम उसकी भरपाई करता है। आगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण बताया गया है, लेकिन व्यापक तौर पर इसे इसकी प्रतिरोधक क्षमता माना जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अमेरिका ने आखिर वेनेजुएला पर हमला क्यों किया होगा और ग्रीनलैंड पर हमला क्यों करना चाहता है? आखिर वजह क्या है? तक नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं किया गया था क्योंकि उसके पास परमाणु बम नहीं है, इसीलिए ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो रहस्यों से घिरा हुआ है। क्या ये वाकई शांतिपूर्ण मकसद के लिए है या 24 घंटे में ईरान एक परमाणु बम बना सकता है? आगे ईरान के परमाणु एनरिचमेंट साइकिल का इस्तेमाल भले ही हथियार बनाने में ना किया गया हो, लेकिन इस पर पकड़ बनाए रखना विशेषज्ञों की भाषा में थ्रेशोल्ड क्षमता पैदा करना है। इसका मतलब है कि एक ऐसा बुनियादी ढांचा जिसे न केवल एक राजनीतिक फैसले के जरिए सैन्य इस्तेमाल की दिशा में थोड़ा मोड़ा जा सके। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी युद्ध करने को तैयार है, मगर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी एक कीमत ईरान को चुकानी पड़ सकती है। आपके ज़हन में कई सवाल होंगे कि अगर अमेरिका हमला करता है और अगर सुप्रीम लीडर को नुकसान पहुंचता है या IRGC ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर क्या पड़ेगा? ईरान इसकी क्या कीमत चुकाएगा? अमेरिकी अभियान की शुरुआत में शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है। अगर खुमैनी मारे जाते हैं तो इससे न केवल 3 दशकों से अधिक समय से चला आ रहा उनका शासन समाप्त होगा, बल्कि एक नाजुक क्षण में उत्तराधिकार की प्रक्रिया भी अस्थिर हो सकती है। देश में अराजकता मच सकती है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को और राज्य सुरक्षा संस्थानों पर हमले उसके तंत्र को भी कमजोर कर सकते हैं, और इससे हाल ही में ईरान में इतिहास की सबसे घातक और हिंसक कार्रवाइयों की तारीखों पर नियंत्रण हासिल किया गया है। हाल ही के हफ्तों में सड़कों पर प्रदर्शनकारी सिर्फ बल प्रयोग के बाद पीछे हटे हैं। में अब भी गहरा असंतोष है, इसलिए सरकार की दमनकारी मशीनरी पर अचानक पड़ी कोई चोट घरेलू सत्ता संतुलन को अप्रत्याशित तरीके से बदल सकता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर IRGC कमजोर पड़ता है, तो अगर ईरान की सुरक्षा मशीनरी कमजोर होते हैं तो हमले के बाद ईरान के अंदर विद्रोह मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जो दमन हुआ था, हाल ही में प्रदर्शन हुआ था, उसके जरिए हिंसा के जरिए ईरानी सरकार ने कुचला था, जिस दमन को ईरानी सरकार ने कुचला था। इसीलिए ईरान के, यानी कि सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो अमेरिका की शर्तें स्वीकार करना शासन की प्रतिरोधक रणनीति को खोखला करने का जोखिम पैदा करता है। उन्हें ठुकराए हुए एक ऐसा समय और अंदरूनी हालात पहले से नाजुक हो, यानी कि ईरान के अंदर हालात नाजुक हैं। ऐसे में अगर अमेरिका शर्तों को मान लिया जाए तो हालात और बदतर होंगे, मगर ईरान को समझना होगा कि अगर यह हमला हो जाता है तब भी ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा ही होगी। आप देख रहे हैं FTV ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म। रिसेंटली न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करें, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के चैनल से भी जुड़ें ताकि हम आपको सच से रूबरू करा सकें।